क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के प्री बोर्ड का पेपर कोड है 329 BBY। यही पेपर सभी स्कूलों में आया हुआ है। आपके स्कूल में भी यही कोड का पेपर आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में होगी। कमी होगी, स्थिर होगी, वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में वृद्धि होगी। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, पूरक वस्तुओं के संबंध में अनादिमान वक्र का आकार होता है। तो यल होता है, ठीक है, यल के आकार का होता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में अनादिमान वक्र का आकार होता है यल। कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब, तो इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। MP बराबर 0, ठीक है, क्या हो जाएगा? बा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, NNP होती है, क्या होता है? GNP माइनस मूल्य ह्रास। आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, C बराबर 100 प्लस 0.75Y, तो गुणक का मान होगा, तो इसका मान होगा 4। दा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग क्या होती है? तो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाती है। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो टेप बढ़ाई जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रेपो टेप क्या होती है? बढ़ाई जाती है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, GST है, क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। GST क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। 9 नंबर है, एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है C+1 प्लस G, C+I+G, ठीक है, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। दा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये भी हम अर्थ आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य तथा ग्रिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो सामान्य वस्तुएं, इनका मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल होता है। ग्रिफिन वस्तुएं, इनका मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक ढाल में होता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एवं एक फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र x अक्ष के समांतर एक सीधी क्षैतिज रेखा होता है। इसे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC कहते हैं। सरल शब्दों में, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करता है, यह MPC बताता है। इसके बाद है मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के मुख्य रूप से 2 प्राथमिक कार्य हैं, ठीक है। पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को आसान बनाती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे अपनी ज़रूरत की दूसरी वस्तु खरीद सकता है। मूल्य का मापक। मुद्रा का उपयोग सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, जैसे हम किसी वस्तु की कीमत रुपयों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है,
कुल परिवर्तनशील लागत की व्याख्या कीजिए। तो कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन बढ़ाया जाता है तो यह लागत बढ़ जाती है, यदि उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत भी शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल का खर्च, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, बिजली का बिल आदि। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पैमाने के वृद्धिमान बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान स्थिर प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान घटते प्रतिफल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन एमपी कहते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन, मांग फलन से आप क्या समझते हैं? तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि के बीच के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझाइए। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु वायु की कुछ मात्रा का त्याग करने को तैयार रहता है। चित्र का विवरण, तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुकना हुआ होता है क्योंकि एमआरएस निरंतर घटती जाती है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, गुणक की परिभाषा दीजिए। गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में क्या संबंध है? तो परिभाषा देखेंगे, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। के बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। इसके बाद है संबंध गुणक, के और एमपीसी के बीच सीधा धनात्मक संबंध होता है। एमपीसी का मान जितना अधिक होगा गुणक का मान भी उतना ही अधिक होगा, सूत्र लिखा हुआ है। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि प्रायः 1 वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच बचे हुए हुए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वित्तीय अंतरण और परिसंपत्तियां का लेन देन भी शामिल होता है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद है 23 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार, क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से एक समान होती हैं, जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई किसी देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष स्थान होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है नोट निर्गमन, देश में मुद्रा जारी करने का एक अधिकार होता है। सरकार का बैंकर, सरकार के लिए जमा स्वीकार करना और वित्तीय परामर्श देना। दूसरा है बैंकों का बैंक, व्यापारिक बैंकों के नकद सुरक्षित कोष का रखरखाव और संकट में ऋण देना। ठीक है। साख नियंत्रण, मुद्रास्फीति और मंदी को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। अगला है विदेशी मुद्रा का संरक्षक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच, मूल्य लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की लोच की गणना कीजिए। 10 नंबर का है, अथवा करके दिया है, ये करना है इसमें से। ठीक है, अथवा वाला। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए जब वह केवल हानि अर्जित करती है। अथवा पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया है, सरकारी घाटे की विभिन्न संकल्पनाओं को समझाइए। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों प्री बोर्ड का पेपर। मैंने पूरा आंसर के साथ सॉल्व करके आपको बता दिया है। यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।